Hello and good afternoon, everyone. How is everybody? कैसे हो सभी लोग? Okay, so I'm just waiting for another 30 seconds for others to join. After that, we will start with the things. Okay. Chalo, done hai. What we are going to read today? Today in the class, we will be reading two things, two instrument kind of things. So first will be velocity selector, a very easy thing to discuss. Then we will read cyclotron, done, and then we will read what is magnetic field due to circular current loops at different positions. Done. This we have done on weekend classes also, right? So again we will be going in more into extension, but at the same time हम लोग इसको थोड़ा speed up करेंगे, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट लूप्स, इसको भी हमने कवर किया है, बट स्टिल वी विल हैव अ लुक एट इट. तो चलो पहले रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में. सो सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ा था वो था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज. सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ फोर्स? इट वाज समथिंग लाइक q v क्रॉस v, राइट? सो डायरेक्शन थिंग आई टोल्ड यू कि कैसे निकालना है. डन. मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर क्या था? अगर करंट कैरिंग वायर है तो फोर्स क्या था? आई एल क्रॉस बी. एन इम्पोर्टेंट थिंग हियर वाज कि डायरेक्शन ऑफ एल क्या होगा? करंट के डायरेक्शन में होगा, ठीक है? सो दिस वाज दिस. नाउ मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड वी डिस्कस. सो वी डिस्कस टू केसेस. फर्स्ट केस में हमारा क्या था? velocity was perpendicular to the magnetic field. So if velocity is perpendicular to magnetic field, हमारा trajectory कैसा था? Trajectory means रास्ते कैसे थे उसके चार्ज के? So it was circular. Done. अगर वो circular है, कुछ ऐसा है, तो इस सर्कल का क्या होगा? कुछ रेडियस होगा, इस पाथ का कुछ रेडियस होगा, और जो चार्ज पार्टिकल जो आर रेडियस में जा रहा है वी वेलोसिटी से, उसका सर्टेन टाइम पीरियड होगा, है ना? तो हमारा रेडियस कितना आया था? एम बी बाई क्यू बी आया था. टाइम पीरियड क्या आया था? 2 पाई एम बाई क्यू बी. हियर टाइम पीरियड वाज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. फ्रीक्वेंसी क्या था? 1 बाई टी. डन. एंड ऑल्सो मैंने ये बोला था कि ये जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जो है, वो कितना वर्क कर रहा है इस चार्ज पे? 0 वर्क कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. इट मीन्स जो पावर डिलीवरी हो रही है वो कितनी हो रही है? एफ डॉट वी. एंड सिंस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, व्हाट विल हैपन? दिस विल बिकम 0. सो नो वर्क इज गेटिंग डन बाय व्हाट? getting done by magnetic force on the moving charge particle. That तो ये था यहाँ पे. मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड में हमने दूसरा केस देखा था जहाँ पे वेलोसिटी वाज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर था तो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल कुछ इधर जा रहा था थीटा एंगल बनाकर. तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी को दो पार्ट में ब्रेक किया था. एक था तुम्हारा v परपेंडिकुलर, that is perpendicular to magnetic field, so that was v sin theta, and another was your v parallel, and that was v cos theta. So because of v sin theta it will go in circle, है ना? क्योंकि जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से, उसकी वजह से उस पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है q v cross p. So because of this it will go in circle, and because of this it will go parallelly in the direction of magnetic field, क्योंकि this is velocity parallel to the direction of magnetic field. So because of this it will go in a straight line, parallel to magnetic field, and these two combined will make what? It will make a helical trajectory.
ठीक है, it will make what? Helical trajectory that we have studied, right? So उस helical trajectory का रेडियस क्या था? रेडियस हमने mv by qb, तो v क्या लिखेंगे? mv perpendicular by qb. What will be your time period? Time period is independent of velocity, so that is 2 pi m by qb again. And there was one more term that I defined, that was your pitch. तो pitch को आप क्या लिखोगे? Distance covered parallel direction में, distance covered along the direction of magnetic field in one time period, that is t into v parallel, है ना? तो आप इसको क्या लिखोगे? 2 pi m by qb into v parallel को क्या लिखोगे? v cos theta. So this was all we discussed, right? चलो, तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर से. वेलोसिटी सिलेक्टर दैट इज देयर इन योर एनसीईआरटी आल्सो. सो ये है क्या? कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सी चीज है. सपोज कर लो तुम्हारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स डन, और सारे ही चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है. डन, वेलोसिटी का देखो यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है. ये सारे मैंने चार्ज पार्टिकल्स दिखाए हैं जिनकी वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है. डन. नाउ हमने क्या किया? इस बॉक्स को ओपन कर दिया, और एक्चुअली हमारा एम क्या है? हमारा टारगेट क्या है? हम ये चाहते हैं कि इस बॉक्स से कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्जेस को फिल्टर कर ले. सपोज कर लो कि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं v1 वेलोसिटी के, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं v2 के, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं v3 वेलोसिटी के. ठीक है, सपोज कर लो मुझे फिल्टर करना है v2 वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स को, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए वेलोसिटी सिलेक्टर यूज करेंगे. ये हमें सेलेक्ट करके देगा, और जो भी सिलेक्ट करके देगा उसका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा. कैसे? जस्ट लुक एट हियर. सपोज करो यहाँ पे मैंने बॉक्स को क्या कर दिया? ओपन कर दिया. जैसे ही बॉक्स को ओपन किया, इस स्पेस में रिलीज कर दिया. अब इस स्पेस में क्या है? इस स्पेस में वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है. तो ये चार्ज पार्टिकल्स है ना, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स था बॉक्सेस के अंदर. तो उस पे क्या क्या फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना. आई एम टेकिंग कि सारे ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखो यहाँ पे फोर्स लगा QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ J कैप, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? J कैप डायरेक्शन में. डन. अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा अगर पॉजिटिव चार्ज है? तो किधर लगेगा बताओ? तो मैग्नेटिक वेलोसिटी देख लो. सपोज कर लो मैंने वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है. सपोज कर लो मैं सारे एक्स डायरेक्शन वाले पार्टिकल को लेती हूँ, सपोज. सो अगर मैं उन सारे पार्टिकल्स को फोकस करती हूँ जिसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, यानी कि जिसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? आई कैप डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? मैं उस पे निकालने जा रही हूँ मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा. तो क्या लगेगा? कैसे निकालोगे? मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैंने बताया था. तो फोर्स क्या होता है? Q V क्रॉस B. V किधर है? आई कैप. B किधर है? K कैप. सो I क्रॉस K कैप. I क्रॉस K कैप क्या हो जाएगा? माइनस J कैप. तो यहाँ पे QVB माइनस J कैप. अब आप ध्यान से यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्टिंग इन प्लस वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है माइनस वाई डायरेक्शन में, राइट. डन. किस पार्टिकल पे? जो पार्टिकल जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में थी. अगर समहाउ ये दोनों फोर्स इक्वल होता है, सपोज कर लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से चूज किया कि हमारा फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? इक्वल. डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो अगर मैग्नीट्यूड भी इक्वल है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0. तो ऐसे पार्टिकल्स को अगर मैं बॉक्स से रिलीज करती हूँ तो क्या होगा? वो जिस डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी थी, उनकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में रह जाएगी और वो यहाँ पहुंच जाएंगे, है ना. लेकिन जिनकी वेलोसिटी और किसी डायरेक्शन में रही होगी, उनके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस नहीं होगा, दे विल गेट डिफ्लेक्टेड. तो हो सकता है कुछ इधर जा रहा हो, कुछ इधर जा रहा हो, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे. There may be any random direction, right? Depending on what is the direction of velocity. But for one direction of velocity, we are getting Fe equal to Fb. तो देखो क्या होगा इससे?
क्यू ई इक्वल टू क्यू वी बी। अब आप ध्यान से देखो, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, वी क्या हो गया, ई बाई बी। यानी कि कहने का मतलब कि जो भी पार्टिकल इस पॉइंट तक पहुंच रहा है, ये एक्स पॉइंट मान लो, जो भी पार्टिकल एक्स पॉइंट पे पहुंच रहा है विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, उसके पास वेलोसिटी क्या होगी, ई बाई बी। तो इस तरह से हमने उन सारे पार्टिकल्स को फिल्टर कर लिया जिसकी वेलोसिटी क्या है, ई बाई बी। तो मुझे जिस किसी भी वेलोसिटी को फिल्टर करना है उसके अकॉर्डिंग ई बाई बी का रेशियो रखेंगे, है ना, डायरेक्शन भी उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल गेट इट डन। तो ये है तुम्हारा वेलोसिटी सिलेक्टर। सो बेसिकली वेलोसिटी सिलेक्टर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग चार्ज को रिलीज करते हैं, जो भी चार्ज विदाउट डिफ्लेक्टेड पहुंचता है उसकी एक सर्टेन वेलोसिटी होती है, और उस पॉइंट पे जो भी पार्टिकल पहुंचा है हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी ई बाई बी है। इस तरह से वी हैव सेलेक्टेड सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच हैज वेलोसिटी हाउ मच, ई बाई बी। So this is velocity selector. I hope it is clear. Anyone any doubt, then let me know. किसी को कोई डाउट है? Yes, no, one, and short till, okay, no, Aditya, no, Aditya, no. अच्छा ठीक है, कुछ लोगों का नो में आंसर आया, तो चलो ठीक है। अब हम लोग साइक्लोट्रॉन को पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी सिलेक्टर का क्या काम था, किसी भी एक वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स को सिलेक्ट करना, राइट। What is the work of or what is the function of cyclotron? Done. So what is its function? Cyclotron is a machine, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो लिखा हुआ है, that is used to accelerate charged particles और ions to high energy। जैसे तुम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करते हो, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमें क्या चाहिए होता है, हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स चाहिए होता है ना। तो अगर मुझे अल्फा पार्टिकल को बहुत हाई एनर्जी देनी है तो कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे टू गिव इट हाई एनर्जी, तो दैट इज साइक्लोट्रॉन। इट्स पर्पस इज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स टू हाई एनर्जीज। ओके, सो दैट इज साइक्लोट्रॉन। नाउ हाउ विल इट वर्क ऑन, व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर, वो सब हम लोग देखेंगे। तो देखो स्ट्रक्चर में क्या क्या है, ध्यान से देखना। दिस पिक्चर आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी अगेन, क्योंकि वो हमारा रेफरेंस बुक है। टू सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक मेटल कंटेनर D1 एंड D2। देखो यहाँ पे ये एक डी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम लोग को, एक डी ये है और दूसरा डी ये है। तो मेरे पास दो डी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होंगे, और ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये मेटल है, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। और इसके अंदर एक चीज और याद रखना, ये डी जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पेस होगा, और वो स्पेस वैक्यूम होगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर वो स्पेस क्या होगा, वैक्यूम होगा। क्यों वो वैक्यूम होगा, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। उसके बाद क्या है, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस रीजन में देखो मैग्नेटिक फील्ड डॉट दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक ऑक्सीलेटर है। ऑक्सीलेटर मतलब एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज है ना, एसी सोर्स ऑफ क्या है, वोल्टेज है। अगर ये एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज है, सपोज कर लो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये प्लस है, ये माइनस है ना, क्योंकि एसी का वोल्टेज साइन क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता है। वो एसी हमें बाद में पढ़ना है, अभी के लिए इतना याद रखो। तो अगर एक टाइम पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसकी पोटेंशियल पॉजिटिव होगी, इसकी नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इन दोनों डी के बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस में किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको कैपेसिटर प्लेट की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस थिंग, राइट। अब देखो इनसाइड द मेटल बॉक्सेस द पार्टिकल्स इज शिल्डेड एंड इज नॉट एक्टेड ऑन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस मेटल बॉक्स के अंदर मैंने अभी अभी बोला था वैक्यूम होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा,
ओनली कौन सी फील्ड होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। दो डी के बीच का जो स्पेस है, यानी कि अगर डी स्ट्रक्चर एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में है, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट है। ओवर इस डी के अंदर क्या होगा? वैक्यूम होगा। सो स्ट्रक्चर समझ गए हो ना? एक चीज और स्ट्रक्चर में है, यहाँ पे देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है एग्जिट पोर्ट, ये दिख रहा है तुम्हें? तो इसका क्या काम है? एक्चुअली इसको हम लोग डिफ्लेक्शन प्लेट भी कहते हैं। एक्चुअली क्या होगा, कैसे वर्क करेगा वो तो भी मैं बताऊंगी, बट मैं शॉर्ट में बोलती हूँ। चार्ज पार्टिकल सपोज यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे 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 चल के, जब उसका रेडियस डी के रेडियस के बराबर होगा, तब वो प्लेट से टकराएगा और वो बाहर आ जाएगा। समझ गए? तो डिफ्लेक्शन प्लेट का काम है चार्ज को प्रॉपर्ली एक्सेलरेट हो जाने के बाद बाहर निकाल लेना, ठीक है। दैट इज योर अ डिफ्लेक्शन प्लेट। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड, ओके। चलो ठीक है। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर। नाउ हाउ इट वर्क्स, देखो हाउ इट वर्क्स को, ये तो अगर तुमसे पूछता है प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करता है बेसिकली, तो जो साइक्लोट्रॉन है वो किस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करता है? वो ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करता है कि जो टाइम पीरियड है चार्ज पार्टिकल का इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। टाइम पीरियड क्या था? वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट था। तो वो इस प्रॉपर्टी को यूज करता है। कैसे? दैट आई विल शो यू लेटर। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं, जैसे वो मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में भी डिस्कस किया था, तो तुम्हें फंक्शन समझने में इजी होगा। जैसे मैंने बताया था तुम लोगों को कि अगर मेरे पास एक क्यू चार्ज है और अगर इसको हमने सपोज कर लो यहाँ पे कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? इधर। अगर मैं कोई भी क्यू चार्ज को फ्री स्पेस में यहाँ पे छोड़ दूं, तो क्या होगा इस क्यू चार्ज पे? इस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर फोर्स लग रहा है किसी भी बॉडी पे, तो वो एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेशन का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। मेरे कहने का मतलब कि जब हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लीव करते हैं, तो वो एक्सेलरेट हो सकता है या डी एक्सेलरेट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। डन। तो यहाँ पे देखो प्लस मतलब V प्लस, पोटेंशियल इसका हाई होगा, इसका लो होगा, यानी कि अगर किसी भी चार्ज को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के डायरेक्शन में अगर लीव कर दिया जाए तो वो एक्सेलरेट होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर साइक्लोट्रॉन। वी विल सी नाउ हाउ दिस इज हैपनिंग। तो ध्यान से देखो, सपोज करो ये मेरा वोल्टेज सोर्स था, ठीक है। इनिशियली मेरा चार्ज कहाँ है मैं वो दिखा रही हूँ। सपोज करो तुम्हारे पास एक अल्फा पार्टिकल था, उसकी वेलोसिटी बहुत थोड़ी थी, बहुत थोड़ी, कुछ भी v ले लो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है? इसको बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करना है, तुम्हें हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल चाहिए। तुमने क्या किया? इसको साइक्लोट्रॉन में डाल दिया। तो जैसे ही तुमने साइक्लोट्रॉन में डाला, मेरा चार्ज सपोज यहाँ है, ठीक है, दिखा वहां है। देन उस वक्त मैंने ये वोल्टेज सोर्स को भी क्या कर दिया? ऑन कर दिया, यानी कि इसको कनेक्ट कर दिया साइक्लोट्रॉन से। अब देखो ये चलेगा कैसे? ये ऐसे चला सपोज ऐसे चले, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो सर्कल में जाएगा, तो वो ऐसे सर्कल में चला। अब देखो वो यहाँ पे आया, सबसे पहले वो डी के पेरीमीटर पे यहाँ पहुंचा। अब सपोज कर लो कि जैसे ही इनिशियली मैंने क्या बोला? चार्ज यहाँ है, बस, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो सही से सुनना। T0 पे चार्ज यहाँ था, T0 पे मैंने बैटरी को ऑन किया। जब मैंने बैटरी को ऑन किया तो ये सपोज कर लो प्लस था और ये माइनस था। AC वोल्टेज कैसा दिखता है? ऐसा। तो T0 पे हमारा ऑन किया हमने, यानी कि वो ऐसे ऐसे चेंज करेगा वोल्टेज, ठीक है। कैसे चेंज करेगा? ऐसे। डन। यहाँ तक वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद वोल्टेज क्या हो जाएगा? जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव। तो चलो, अभी मैंने T0 पे मेरा चार्ज यहाँ था,
स्विच को ऑन किया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला डी नेगेटिव चार्ज है। अब देखो मेरा चार्ज जैसे ही यहाँ पहुंचेगा कितने टाइम के बाद, हाफ टाइम पीरियड के बाद, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ जाने का मतलब क्या है, सेमी सर्कल कवर कर चुका है, ठीक है। तो यस प्रियांशु, एनी डाउट टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे बता दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ हाफ टाइम पीरियड में ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल, मैं यहाँ पे डी को ड्रॉ करती हूँ, मेरा चार्ज पार्टिकल इनिशियली यहाँ था, यहाँ पहुंचा, ठीक है। वो जैसे इस स्पेस को क्रॉस कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, वो एक्सेलरेट होगा। तो जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डन। और जब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वो अगेन सर्कल में जाएगा, लेकिन उस सर्कल का रेडियस चेंज हो जाएगा, क्योंकि r इज इक्वल टू mv/qb होता है, ठीक है। चलो रेडियस चेंज हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड तो सेम रहेगा। यानी कि फिर से वो t/2 टाइम के बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा, इस एंड पे, हाफ सेमी सर्कल कवर करके वो फिर यहाँ पहुंचेगा। यानी कि हाफ t/2 टाइम के बाद, t/2 टाइम पे तो यहाँ पहुंचा था कितने टाइम के बाद, t/2, t टाइम पे कहाँ पहुंचेगा, यहाँ अगेन, ये यहाँ पहुंच गया, डन। अब देखो टी टाइम पे जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा, अब ये वाला, पहले ये वाला एंड पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, टी टाइम के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। यानी कि अगेन फिर से जब वो ये इस रीजन को क्रॉस करेगा, मेरा चार्ज पार्टिकल, फिर से वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यानी कि फिर से वो एक्सेलरेट होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेट हो गया, फिर से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। इस तरह से ये चक्कर चलता रहेगा। कहने का मतलब कि ये जो एसी सोर्स लिए हो, इसका टाइम पीरियड और जो मेरे चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड है, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। यानी कि चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा, 2πm/qb, ये होगा। तो हम लोग एसी सोर्स भी ऐसा लेंगे जिसका टाइम पीरियड क्या हो, ये हो, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, इतनी हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, जब भी मेरा चार्ज पार्टिकल एक डी से दूसरे डी की तरफ जंप करेगा, वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, यानी कि उसकी एनर्जी हमेशा बढ़ती जाएगी व्हेन इट विल जंप फ्रॉम वन डी टू अनदर डी, राइट। तो ये होगा। अब देखो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, उसकी रेडियस बढ़ेगी, तो यहाँ पे इसलिए इसके बढ़ते रेडियस को ऐसे दिखाया गया है। और जब उसकी रेडियस डी के रेडियस के बराबर हो जाएगा, उससे आगे वो जा नहीं सकता, क्योंकि डी की कैपेसिटी उतनी है। उसके बाद वो डिफ्लेक्शन प्लेट से टकरा कर कहाँ आ जाएगा, बाहर। यानी कि बाहर जो चार्ज पार्टिकल आएगा, उसके पास काफी अच्छी एनर्जी होगी। दिस इज हाउ साइक्लोट्रॉन वर्क्स, राइट। सो साइक्लोट्रॉन वर्क कैसे करेगा, तुम्हें एक ऐसा वोल्टेज सोर्स लेना है जिसका टाइम पीरियड चार्ज के टाइम पीरियड के बराबर। उसके बाद लॉजिक इज सिंपल, चार्ज विल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जब भी वो हाई से लो जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। इस तरह से उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, उसकी रेडियस भी बढ़ेगी। आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल कम आउट as its radius will become equal to the radius of d. Okay, anyone having any doubt? इसने हाथ उठाया था, someone was there. Okay, let me see. क्वीन, अच्छा क्वीन कौन है यार, कौन बन गया रानी? आस्था, कोई डाउट नहीं है। एनीवन एल्स? someone asked, someone raised their hand, right? तो मुझे बता दो यार कौन था वो, प्रकाश और someone, ना, जिग्निशा, ओके, आदित्य, ठीक है। किसी को डाउट नहीं है? चलो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। Done? तुम लोग डाउट बिल्कुल पूछ सकते हो मुझसे, कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बीच में भी पूछ सकते हो। जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, मैं बिल्कुल देखती रहती हूँ, ठीक है। अब देखो इसका लिमिटेशन क्या है। इसका लिमिटेशन ये है कि सबसे पहले तो साइक्लोट्रॉन उन्हीं पार्टिकल को एक्सेलरेट कर पाएगा जिसके पास चार्ज होंगे, क्योंकि ओनली चार्ज पार्टिकल विल गेन एनर्जी व्हेन इट विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।
तो इट कांट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल। सेकंड देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट हाई बहुत ज्यादा वेलोसिटीज की, जैसे स्पीड ऑफ लाइट की कंपेरेबल में वेलोसिटी नहीं कर सकते, समझ रहे हो? यानी कि जो भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होकर बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेरेबल नहीं होगा, क्योंकि जब कोई भी मास की वेलोसिटी जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर जाने लगती है तो उसका मास चेंज होने लगता है, ठीक है? और अगर मास चेंज होगा तो टाइम पीरियड चेंज होने लगेगा, और जहां तुम्हारा टाइम पीरियड चेंज हो गया, क्योंकि ऑक्सीलरेटर का टाइम पीरियड तो हमने क्या लिया होगा, चार्ज के इनिशियल मास के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके टी का वैल्यू रखा होगा। अगर वेलोसिटी की वजह से मास चेंज होता है तो चार्ज का टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ये मेक श्योर करना मुश्किल हो जाएगा कि वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जंप कर रहा, ठीक है? तो एट we can't accelerate it to very high velocity comparable to the velocity of light, ठीक है? तो these are two limitations basically. अच्छा, मैंने ये भी बोला था कि डी के अंदर वैक्यूम क्यों होगा। अगर तुमसे कोई पूछा है डी के अंदर वैक्यूम क्यों होगा, देखो अगर वैक्यूम नहीं होगा, मेरा जो चार्ज पार्टिकल जिसको हम एक्सेलरेट कर रहे वो किसी और मॉलिक्यूल से टकरा सकता है, और अगर वो टकराया तो कोलिजन होगा, वो अपनी एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर कर सकता है, तो इस तरह से हमारा पर्पस डिस्ट्रॉय हो सकता है, राइट? वी कैन लूज एनर्जी। इसलिए हम लोग डी के अंदर क्या रखते हैं, वैक्यूम रखते हैं, ठीक है? सो दिस इज वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। ओके, डन। सो we have covered what? We have covered cyclotron, we have covered velocity selector. Now मैग्नेटिक फील्ड, तो इस टॉपिक को तो मैंने डिस्कस भी किया था। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे चार्ज को जब हम स्पेस में रखते हैं तो चार्ज के सराउंडिंग में कुछ होता है जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है ना? और इस कुछ को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, है ना? सो चार्ज के सराउंडिंग में क्या इमेजिन करते हैं हम लोग, ई फील्ड इमेजिन करते हैं। उसी तरह से अगर हमारे पास एक मैग्नेट है तो तुम लोगों ने देखा होगा कि मैग्नेट क्या करता है, दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, डन? तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे इफेक्ट डाल पा रहा है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेट के सराउंडिंग में भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्योंकि तुम लोग 10th क्लास में पढ़े होगे, अगर ये नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का 2 पोल होता है, नॉर्थ और साउथ पोल। तो अगर ऐसा है तो नॉर्थ पोल से हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलता है, साउथ पे एंड होता है, ऐसा ही था ना कुछ? इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे बार मैग्नेट को बाद में, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ कि जो मैग्नेट होता है उसके सराउंडिंग में भी क्या होता है, एक फील्ड होता है जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और तुम लोगों ने 10th में एक चीज और पढ़ी होगी, और वो ये पढ़ी होगी कि जो करंट कैरिंग वायर होता है, अगर करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में भी मैग्नेट को लाते हैं, बार मैग्नेट को, तो उस पे भी फोर्सेस लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट कैरिंग वायर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, डन? तो इसके सराउंडिंग में भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। और ये हमने पढ़ा होगा तुमने 10th में भी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यहाँ पे सर्कुलर, डन? तो कहने का मतलब क्या है कि जब चार्ज तुम्हारा एट रेस्ट होता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या जनरेट करता है, ई फील्ड जनरेट करता है। और जब चार्ज तुम्हारा मोशन में है तो ये दोनों ही चीजें जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी, क्योंकि चार्ज इन मोशन मींस वो करंट जनरेट कर रहा है, और करंट के सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, डन? सो दिस आर जस्ट द रिकैप ऑफ योर क्लास 10th। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें जो 12th में पढ़ना है वो बेसिकली ये, उससे अहेड पढ़ना है, यानी कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पे जाएंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से सर्टेन डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे सिंपल जो लॉ पढ़ना है हमें, दैट इज योर बायोट-सावर्ट लॉ। सबसे बेसिक लॉ है ये। तो क्या कहता है ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और सपोज कर लो कि इसमें तुमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dl लेंथ का, इससे करंट जा रहा है I, तो इसको हम लोग करंट एलिमेंट बुलाएंगे, ठीक है? इसको क्या बुलाएंगे, करंट एलिमेंट। अब इस करंट एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सो सपोज कर लो मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द करंट एलिमेंट R वेक्टर ले लो। ये एंगल विथ बिटवीन dl, I dl एंड R थीटा ले लो, ठीक है? मतलब dl को अगर मैं बड़ा करके यहाँ दिखाऊं तो ये dl है और यहाँ से ये
आर है, तो दिस एंगल इज हाउ मच, थीटा। ओके, डन। तो उन्होंने ये बोला कि मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल करंट एलिमेंट dB will be equal to how much, mu naught by 4 pi I dl cross r divided by r cube। यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। इसको हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर में ज्यादा डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, डन। डायरेक्शन क्या होगा, सो डायरेक्शन विल गेट गाइडेड बाय दिस टर्म दैट इज dl क्रॉस r, है ना, दिस विल बी द डायरेक्शन। ओवर, समझ गए सब लोग। अब यहाँ पे देखो, दिस इज योर बेसिक लॉ, बेसिकली बायोट सावर्ट लॉ। मतलब बेसिकली जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हमने पढ़ा था कि अगर कोई क्यू चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या पढ़ते थे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, कंपेयर कर सकते हो। अगर कंपेयर करोगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की जगह यहाँ पे क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर इसको और फर्दर मैं ब्रेक करूं तो इसको मैं लिखूंगी म्यू नॉट बाई 4 पाई dl क्रॉस r। सो इसको मैं लिख दूंगी आई dl साइन थीटा, एक r कट हो जाएगा तो बॉटम में क्या जाएगा, आर स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, q की जगह क्या है, बेसिकली q की जगह है आई dl साइन थीटा, मतलब करंट एलिमेंट है, q की जगह करंट एलिमेंट है, और यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर दिख रहा है। So these are certain comparison। तुम कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड गेट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड गेट्स प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ करंट एलिमेंट, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, आईडीएल। आईडीएल को क्या बुला रही हूँ मैं, करंट एलिमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो दिस इज योर करंट एलिमेंट, डन। सो मैग्नेटिक फील्ड गेट्स प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ करंट एलिमेंट, दोनों ही आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे एक वेक्टर टर्म आ रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डन। सो दिस आर सर्टेन कंपेरिजन, जस्ट हो सकता है तुम्हारे बोर्ड में आए, ठीक है। तो तुम लोग एनसीईआरटी जरूर देख, एनसीईआरटी के थ्रू जरूर जाया करो, इट्स माय सजेशन। दैट्स द गुड बुक एक्चुअली। लोग पढ़ते नहीं है इसलिए कहते हैं उसमें कुछ नहीं है, अगर पढ़ने बैठोगे तो यू विल रियलाइज देयर इज अ लॉट इन इट, यू नो। तो बिना पढ़े लोग कह देते हैं ये बहुत बेसिक है, दैट्स नॉट बहुत बेसिक, दैट इज अ वेरी स्टैंडर्ड बुक, इफ आई मस्ट से, इफ यू आर रियली गोइंग थ्रू ईच ऑफ इट्स लाइंस, ठीक है। तो अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब बायोट सावर्ट लॉ का यूज करके वी विल कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिया है वो क्या लिया है, एक तुम्हारा ये करंट कैरिंग लूप है। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स अगेन, ओके। Sorry for this. So if you can see here, what I have taken, there is a loop, ठीक है, circular loop है। उसकी वजह से we have to calculate magnetic field at a point on its axis। तो अगर तुम इसको इमेजिन करना चाहते हो ना, तो इस तरह से देखो, एक बैंगल लिया मैंने, चूड़ी है ये। सो इसमें क्या है, करंट सपोज कर लो, जो डायग्राम तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे बोर्ड पे, वो डायग्राम कुछ ऐसा है, सर्कल ऐसे, ठीक है, ऐसे वर्टिकल है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका मैंने बताया था कि अगर सर्कुलर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डीएल क्रॉस आर से निकाल सकते हैं।
सेकेंड इज की राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड को लो, अगर करंट तुम्हारा सर्कल में जा रहा है, सर्कुलर मोशन में है अगर करंट, तो सर्कल की तरफ राइट हैंड के 4 फिंगर्स को कर्ल कर लो। थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ what magnetic field. तो here thumb will give you the direction of magnetic field. Done? तो यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है. How we will calculate it? Done? So what we can do, we can apply Biot-Savart law and calculate it. तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? Biot-Savart law मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से निकाल रहा था? करंट एलिमेंट की वजह से. और यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक पूरा लूप है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको करंट एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना. तो इसके पास बहुत सारे ऐसे ऐसे करंट एलिमेंट्स होंगे, है ना. सो मेनी एलिमेंट्स यू कैन टेक. तो चलो यहाँ पे एक काम करते हैं. हमने क्या लिया? एक एलिमेंट लिया. कहाँ लिया? टॉप पे लिया. ये है तुम्हारा डीएल. अब तुम ध्यान से देखो, मैं बस ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी. तो यहाँ पे डीएल देखो. डीएल जो है, डीएल वेक्टर जो कि करंट के डायरेक्शन में होगा, ये डीएल वेक्टर कौन से प्लेन में है? अगर ध्यान से देखो तो दिस इज इन YZ प्लेन, है ना. दिस इज इन YZ प्लेन. और हाँ, प्लेन में पूछ रही थी कौन से प्लेन में है आदित्य. तो YZ प्लेन में होगा, है ना, क्योंकि तुम्हारा लूप इज स्टैंडिंग लाइक दिस. तो डीएल वेक्टर विल बी इन विच प्लेन? इन दिस प्लेन, है ना, दिस प्लेन. एंड दिस प्लेन इज योर व्हाट? YZ प्लेन. ओके. नाउ दिस R वेक्टर इज इन विच प्लेन? अगर R को देखो, क्योंकि ये डीएल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे निकालना है, तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा? R वेक्टर. R वेक्टर कौन से प्लेन में है? ध्यान से देखो. दिस इज इन XY प्लेन. यस, दिस इज इन XY प्लेन. ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो, अगर मैं बिकॉज ऑफ डीएल लेंथ, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखूं तो कितना आएगा? μ0/4πI DL क्रॉस R डिवाइडेड बाई R3. अब तुम ध्यान से देखो, DL क्रॉस R, तो मॉड डीएल मॉड आर कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा लिखोगे. और थीटा का वैल्यू क्या आएगा? अगर मैं इसका वैल्यू लिखूं तो क्या लिखूंगी? मॉड डीएल मॉड आर साइन थीटा. थीटा विल बी व्हाट? डीएल इज इन YZ प्लेन, आर इज इन XY प्लेन. These two planes are perpendicular to each other, so theta will become what? 90 degree. Done. So यहाँ पे आप क्या लिखोगे? μ0/4πI DL by R square. This is done. चलो, ये पार्ट तो डन है. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? R और DL पे परपेंडिकुलर होगा. अब देखो, ये काफी इमेजिनेशन की चीज है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे जाएगा. ठीक है, डन है. अब इस मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन, इसको हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं. एक तुम्हारा, अगर इस एंगल को थीटा मान लो, सपोज ये एंगल अगर तुम्हारा थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा है, तो क्या होगा? एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्शन का थोड़ा सा ये दिया हुआ है. ये जो लूप है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के लिए ये नहीं होगा. करंट ऐसे नहीं जाएगा. जब करंट ऐसे जाएगा ना, उसके लिए ये डायग्राम है. ठीक है, तो इसको मैं रीराइट कर देती हूँ. करंट को ऐसे जाना है, समझ रहे हो? ऐसे. डन. वो देखो कैसे होगा, देख लो. तो इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? दैट विल बी परपेंडिकुलर टू R. तो देखो, यहाँ सिंपल करो इसको. R से परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन मुझे मिल सकता है, एक इधर और दूसरा इधर मिल सकता है. कौन सा डायरेक्शन लेंगे? तो ध्यान से देखो, अभी मैंने बोला कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो दिख रहा है वो किधर दिख रहा है? ऐसे करो तो इधर दिख रहा है ना. अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो इधर कोई कंपोनेंट नहीं जाएगा, इधर चला जाएगा. सो दैट इज रॉन्ग. डन. इसलिए ये वाला डायरेक्शन लेंगे. ओवर. चलो ठीक है, मैंने समझाने के लिए इतना समझा दिया. बट अब देखो, अब क्या करना है. तो इसको अगर दो कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो एक इधर की तरफ जाएगा, एक इधर की तरफ जाएगा. अगर ये एंगल थीटा है, ये किसके बीच का एंगल है? रेडियस और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है. तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल भी थीटा होगा. कैसे? क्योंकि इफ एंगल बिटवीन टू लाइन इज थीटा, देन एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स भी क्या होता है? थीटा. तो देख लो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन, है ना. और ये जो लाइन है वो आर पे परपेंडिकुलर है. और रेडियस और आर के बीच का एंगल क्या है? थीटा. तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा. तो डीबी एक्स का वैल्यू क्या लिखोगे? डीबी कॉस थीटा. डीबी वाई क्या होगा? डीबी साइन थीटा.
अब एक काम करो, एक और एलिमेंट यहाँ लो, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है। अगर वो करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, अगर सेकंड एलिमेंट ले रहे हो तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ dB इधर आएगा, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा तुम्हारा dB साइन थीटा और दूसरा इधर हो जाएगा dB कॉस थीटा, ठीक है। तो यू कैन सी हियर कि अगर हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं ऑपोजिट तो क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होगा, x कंपोनेंट ऐड होगा, यानी कि नेट मैग्नेट, कहने का मतलब कि इस तरह से अगर दो ऑपोजिट एलिमेंट हर जगह ले सकते हैं ना, तो उन दो पेयर्स का मैग्नेटिक फील्ड का जो नेट वैल्यू होगा वो x डायरेक्शन में होगा, यानी कि वी आर गोइंग टू ऐड dbx एंड दैट विल गिव अस द नेट मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो एक काम करो, dbx को ऐड कर दो, तो dbx क्या होगा, dbx तुम्हारा क्या होगा बताओ, तो दैट विल बी db cos थीटा, db का वैल्यू क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई और dl बाई r स्क्वायर, cos थीटा कितना होगा, प्रीवियस डायग्राम से जाओ, cos थीटा होगा r डिवाइडेड बाई स्मॉल r, है ना। तो यहाँ पे लिख दो r डिवाइडेड बाई स्मॉल r। नाउ दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर dl बाई r क्यूब। r क्यूब का वैल्यू क्या होगा, देखो ये r था, ये x था, यही था ना r, तो r का वैल्यू क्या लिखने वाले हो तुम लोग, r को लिखोगे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, सो r क्यूब क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो हाउ मच वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट, म्यू नॉट बाई, इसको सम करना है हमें, dbx ये हुआ, सम करना है सबको, डन। सो ये कितना हुआ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर dl बाई r क्यूब को क्या लिखोगे, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब देखो इंटीग्रेट करना है तो कांस्टेंट और वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना होगा, विच आर कांस्टेंट विच आर वेरिएबल, सी रेडियस ऑफ लूप इज कांस्टेंट, राइट, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, x डिस्टेंस इज व्हाट, दिस इज आल्सो फिक्स्ड क्योंकि पॉइंट p फिक्स है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे तो उसका डिस्टेंस सेंटर से फिक्स होगा, x इज फिक्स, डन। यानी कि म्यू नॉट आई आर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, दिस ऑल आर कांस्टेंट, तो वेरिएबल सिर्फ क्या है, लेंथ dl, dl का समेशन क्या होगा, dl क्या था, स्मॉल एलिमेंट का लेंथ, ऐसे सारे dl को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसे सारे dl को तुम ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो क्या मिलने वाला है 2πr, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई आर बाई 4 पाई इंटू क्या लिखोगे, 2πr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब आप कट कर दो, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो आंसर क्या मिलने वाला है मुझे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ठीक है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, this is the magnetic field value at any point on the axis of circular loop, ठीक है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, दिस इज द वैल्यू हियर। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो वो तो मैंने बता दिया, अगर करंट इधर जा रहा है तो फिंगर को इधर कर्ल कर लो, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज, करंट इधर जा रहा है फिंगर को कर्ल करो, thumb will give you the direction of magnetic field, loop ऐसे रखा हुआ है, करंट इधर जा रहा है, curl your finger, this will give you direction of magnetic field, similarly you can do like that, ठीक है। तो चलो दोनों ही क्लियर है, अब आगे देखते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, जो कि मैंने वीकेंड क्लासेस में करवाया था, तो क्या होगा, अभी अभी हमने देखा एक्सिस पे कितना आया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये एक्सिस पे था, है ना, और उस एक्सिस का डिस्टेंस सेंटर से क्या था, x, सेंटर पे निकालना है, मींस x क्या हो जाएगा, सेंटर पे x क्या हो जाएगा, 0 एट c, x इज 0, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 0 का 3/2, यानी कि कितना होगा, म्यू नॉट आई, सॉरी यहाँ पे 2 था, म्यू नॉट आई बाई 2r, सो दिस इज वैल्यू, है ना। डायरेक्शन तुम लोग निकाल सकते हो, अगर ऐसा है तो डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, ठीक। चलो
फॉर सर्कुलर आर्क ये भी मैंने डिस्कस किया था, यूज यूनिटरी मेथड, राइट। आई सेड कि बिकॉज ऑफ 2 पाई एंगल, क्योंकि होल सर्कल अगर देखो तो वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 2 पाई एंगल बनाता है। एंड होल सर्कल की वजह से अगर इसमें करंट आई जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या था, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो बिकॉज ऑफ 2 पाई एंगल हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड यू आर गेटिंग, म्यू नॉट आई बाई 2r। सो तुम सोच रहे होगे कि मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, फिर यूनिटरी मेथड कैसे कर रहे हैं। तो अभी अभी डेरिवेशन में तुमने देखा ना डेरिवेशन में कि हमने सिर्फ डीएल को ऐड करके वैल्यू को लाया है ना, सिर्फ डीएल को ऐड किया है, डायरेक्शन का कोई फंडा नहीं दिखा यहाँ पे। सारे ही एलिमेंट की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या दिख रहा है, इन दिस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए बॉदर नहीं करना है ना, डन। इसलिए हम लोग क्या यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे, यूनिटरी मेथड यूज कर पा रहे हैं, डन। सो यूनिट एंगल के लिए कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 1 बाई 2 पाई। तो थीटा एंगल के लिए क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। सो दिस इज ऑल वी डिड ना, डन। फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर भी मैंने बताया था, तो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव इट, दैट यू शुड डू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन योर हॉस्टल, तो करना जरूर। यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ भी बायो-सेवर्ट लॉ को ही यूज करना है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, फॉर्मूला कैसे लिख रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्शन तो पता है, अगर करंट स्ट्रेट वायर में है तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, कर्लिंग ऑफ फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो दिस पेन पर्टिकुलर वायर अगर इसको ले लो तो इसका ये वाला साइड क्या है, राइट, ये वाला साइड क्या है, लेफ्ट। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड राइट में पूछ रहा है क्या किधर होगा किसी भी पॉइंट पे, तो क्या करोगे, थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, थंब सॉरी फिंगर्स किधर जा रहे हैं, इन, इस डायरेक्शन में किधर जा रहे हैं, आउट। सो इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, इधर क्या होगा, आउटवर्ड, डन। कम टू द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो अगर फाइनाइट लेंथ का वायर है, क्या करो, दोनों एंड को पी पॉइंट से जहां पे निकालना है उससे कनेक्ट कर दिया, और पी पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाओ वायर पे, परपेंडिकुलर भी बना दिया। अगर ये डिस्टेंस ए है तो ए है, डन, ये दिया रहेगा तुम्हें क्वेश्चन में। नेक्स्ट है एंगल पता करना है, एंगल मेजर कहाँ से करते हैं, मैंने क्लास में बताया था, एंगल मेजरमेंट का लाइन ये परपेंडिकुलर लाइन होगा, यहाँ से मेजर करना है। एंगल अगर क्लॉकवाइज में मेजर करते हो तो क्या लिखते हो, नेगेटिव, सॉरी अगर क्लॉकवाइज में करोगे तो क्या लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे, है ना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को मेजर करोगे तो क्या लिखोगे, नेगेटिव। अब मेजर कहाँ से करना है, इस लाइन से, तो पहला एंगल ये है, किस डायरेक्शन में मेजर किया, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको लिखो -θ1। दूसरे एंगल को मेजर करो, इतना एंगल है, ये किस डायरेक्शन में किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया, तो +θ2 लिखो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा, और इसका लिमिट कैसे होगा, -θ1 से θ2। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन θ2 माइनस ऑफ माइनस साइन θ1, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन θ2 प्लस साइन θ1। तो आई होप इट इज क्लियर, ये हमने पहले भी किया। तो फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर फॉर्मूला क्या आया हमारा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन θ1 प्लस θ2, सॉरी साइन θ2। ये एंगल तुम्हारा क्या है, θ1, ये एंगल क्या है, θ2। विद साइन कन्वेंशन दिस इज -θ1, दिस इज +θ2, बट फॉर्मूला में दिस इज दिस। नाउ इफ द वायर इज इनफिनिटली लॉन्ग देन व्हाट विल हैपन, ये एंगल कितना हो जाएगा, θ1 और θ2 कितना होगा, जैसे जैसे वायर का लेंथ बढ़ता जाएगा एंगल ये बढ़ता जाएगा, सिमिलरली ये बढ़ेगा, बढ़कर मैक्सिमम कितना जाएगा, 90। सो θ1 इक्वल टू θ2 90। आई होप तुम सबने वीकेंड क्लास किया है, ठीक है, मैं उसी स्पीड से जा रही हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 2 by this, so that is equal to mu naught I by 2 pi a, ठीक है। इफ दिस इज सेमी इनफिनिट और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एक एंगल तो तुम्हारा 0 डिग्री हो गया, और θ1 कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम मैक्सिमम यानी कि 90 डिग्री।
तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। उसके बाद मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई थी कि अगर पॉइंट पी आउटसाइड वायर है ना, जैसे वायर का लेंथ इतना है, तो इनसाइड वायर कहने का मतलब कि अगर इस रीजन के में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, लेकिन अगर इस रीजन से बाहर कहीं निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अगेन पॉइंट पी को मैंने यहाँ लिया, अब क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट पी से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो वायर तो यहाँ है नहीं, तो इसको इमेजिन करेंगे एक्सटेंड करके, तो एक्सटेंड किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसके बाद क्या करते हैं, वायर के दोनों एंड पॉइंट को पी पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ तुम कनेक्ट करोगे ना। एंगल मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन से। तो पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, दैट इज क्लॉकवाइज। तो दोनों की साइन कन्वेंशन क्या होगी, सेम होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये यहाँ पे देखो, ये हो गया θ1 और ये क्या हो गया θ2। अब यहाँ पे क्या करोगे, साइन थीटा प्लस θ1 से θ2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। दिस विल बिकम साइन θ2 माइनस साइन थीटा। सो दिस इज सिग्निफिकेंट, ठीक है, माइनस साइन आ गया। अब चलो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ फास्ट। You should not take much time. Let me know the answer. Yes, come on. यहाँ पे वायर है तुम्हारा, ठीक है, इसके थ्रू करंट जा रहा है आई, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। सही है, करेक्ट, वेरी गुड आदित्य। अदर्स प्लीज। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में पुट करना है। पॉइंट पी जो है वो आउटसाइड वायर है, राइट। तो फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज करोगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2 नहीं करोगे, है ना। साइन θ1 माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन θ2 माइनस साइन θ1 करोगे, है ना। वन मोर आंसर आई गॉट, ओके, दैट इज ट्रू। क्वीन, नाम क्या है तुम्हारा सच में, योर नेम इज क्वीन और व्हाट, लेट मी नो योर रियल नेम। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखोगे, साइन θ2 माइनस साइन θ1, दिशा, ओके। सो θ2 का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, θ1 तुम्हारा क्या है, 30 डिग्री, है ना। दिस इज दिस, तो यहाँ पे पुट कर दो। एंगल अगर लेने में प्रॉब्लम हो रहा है कि θ1 θ2 किसको ले, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव रखना है तुम्हें, ठीक है। तो कीप इट पॉजिटिव, यू विल क्लास 12, यस, सिम्स लाइक करेक्ट, ओके। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 60 √3/2 माइनस साइन 30 1/2, ऐसा कुछ। सो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए √3 माइनस 1/2, this will be your what answer. So this is your answer. Note this question down on your notebook. इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और इसका आंसर जरूर निकालना। कल की क्लास में सबसे पहले आई विल आस्क द आंसर, तो जल्दी से ड्रॉ कर लो, उसके बाद वी विल क्लोज द क्लास, ठीक है।
करंट आई फ्लो कर रहा है, ये इन्फिनिटली लॉन्ग है ये वायर, और इधर भी ये क्या है तुम्हारा? अच्छा, क्लास 12 क्या नहीं समझ में आया ये बताओ, प्रीवियस क्वेश्चन। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैंने बताया देखो, अगर एक वायर है, ठीक है, अगर तुम्हें किसी आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहली चीज तो फॉर्मूला तुम्हारा ये होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। डन, दिस इज माइनस साइन विल कम, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एंगल को तुमने सेम डायरेक्शन में मेजर किया है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसे लिखोगे, दूसरा ऐसे। एंगल मेजरमेंट विल हैपन फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर लाइन, तो एक हो गया थीटा 1, दूसरा हो गया थीटा 2। डन, सो प्लस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 जाएगा। डन, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये आया। अब तुम्हारे क्वेश्चन में क्या था, एंगल कितना था? ये थीटा 2 था 60 डिग्री, थीटा 1 तुम्हारा कितना, जैसे एंगल मेजरमेंट के लिए ये लाइन हुआ ना, तो ये लाइन से मेजर करो, ये वाला हो गया 60 डिग्री, और ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। सो वन इज 60 डिग्री, अनदर इज व्हाट? 30 डिग्री। तो साइन 60 माइनस साइन 30, राइट? सो put the values and you will get this as the answer. Got it? Yes, क्लास 12। चलो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो भी मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी बता दो अगर समझ में आया है तो हाँ, नहीं तो ना, क्योंकि कल के लिए मैं याद रखूंगी, ठीक है? तो चलो, सभी लोग अपना ख्याल रखो, सही से रहो, और काम करो, पढ़ाई करो, स्टे फोकस्ड, एंड या, थैंक यू सो मच।